तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमबीए फर्स्ट सेम के क्वेश्चन पेपर, दैट इज मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस। ओके, सो ये क्वेश्चन पेपर मैंने buonline.com से लिया है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच वाले हैं, स्टार्टिंग वाले, बट स्टिल मैंने इसे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब किया है सो दैट अगर एग्जाम्स में आप प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लो, इन केस ये क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स के आते हैं। Alright, so let's get started. So now starting with the question number 1, that is write the Fayol's principle of management and explain. This is very easy question. ये हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। सो फ्योल प्रिंसिपल क्या है? फ्योल प्रिंसिपल बेसिकली 14 प्रिंसिपल कंसिस्ट होते हैं फ्योल्स में, ठीक है, जो एप्लीकेबल होते हैं हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मेन मोटिव क्या था? इसका मेन मोटिव था कि ऑर्गेनाइज करना और रेगुलेट करना इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हेनरी फ्योल ने एक्चुअली में जो वर्जन ऑफ मैनेजमेंट बनाया था उसमें क्या था? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। वहीं पे अपने जो हमारे पास करेंटली जो मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आता है, राइट। सो स्टार्टिंग विद फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। सो बेसिकली डिवीजन ऑफ लेबर क्या बोलता है? डिवीजन ऑफ लेबर यही बोलता है कि जो हमारा इंटायर टास्क है उसको क्या करो? स्मॉल सेट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। और उसके लिए आप क्या करो? जो भी ट्रेन पर्सनल है, या तो किसी एक पर्सन को वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर दो उस टास्क को करने के लिए। एंड इसका मेन मोटिव एक पर्टिकुलर पर्सन इसलिए है क्योंकि जो पर्सन डेली वो सेम काम करेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत उसमें एफिशिएंट हो जाएगा एंड वो टाइम सेव भी करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले पढ़ाती रही थी, बट इन केस मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो फर्स्ट टाइम जो मेरा परफॉर्मेंस रहा होगा वो कम रहा होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इतने साल से जो भी पढ़ाया है तो ऑफकोर्स मेरे टीचिंग स्किल्स में डिफरेंस आया होगा, राइट। सो इसीलिए हमें डिवीजन ऑफ लेबर करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि अगर जैसे जो कंपनी होती है बेसिकली उसमें क्या होती है? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होती हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, राइट। सो क्या कहते हैं कि एक फाइनेंस के बंदे को, जिसको फाइनेंस आते हैं उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंप दिया जाता है। ऑफकोर्स ये बात है, जो बंदा फाइनेंस जिसको आता है वो फाइनेंस करते हैं, जो फाइनेंस प्रॉपरली जो भी रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रिपेयर करना, फिर फाइनेंसेस का ध्यान करना, फाइनेंशियल एनालिस्ट करना, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये बात है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाएगा, ठीक है, राइट। और जो मार्केटिंग वाला इंसान है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, अगर वो कल 2 सेल कर रहा है तो ऑफकोर्स ये बात है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद इन 1 ईयर उसकी सेल्स ऑलमोस्ट 3 या 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट। सो यही बात करता है डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने डिस्क्राइब किया, डिविजन ऑफ लेबर से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आती है, ठीक है। जैसे लोग स्पेशलाइज होते हैं, राइट। मार्केटिंग, अगर मार्केटिंग वाला इंसान है तो सोशल मीडिया हैंडल करना, ब्रांडिंग करना। फाइनेंस वाला इंसान है जो पेरोल को संभालता, अकाउंटिंग करता है। वही प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट सप्लाई चेन पे ध्यान देता है, लॉजिस्टिक पे ध्यान देता है, क्वालिटी कंट्रोल पे करता है। एचआर जो होते हैं वो रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, स्टाफ मैनेजमेंट पे ध्यान देता है, ऑलराइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम दिखते हैं बट एक्चुअली में ये बहुत 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। हाँ, both these concept, authority and responsibility, go hand in hand together, but these are both different concept. Authority क्या बोलते हैं? authority right देते एक पर्सन को कि वो ऑर्डर दे सके और उसके रिगार्डिंग वो जो भी उसने ऑर्डर दिए हैं वो मेक श्योर करे कि वो जो भी ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो अगर नहीं फुलफिल होता है तो उसको लेके भी वो एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसने ऑर्डर दिया है एक एम्प्लॉय को, तो अगर इनकेस एम्प्लॉय उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है या फिर तो वो पेनाल्टी चार्ज कर सकता है, राइट। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ corollary of अथॉरिटी। व्हाट डज दिस मीन्स? इट इज समवॉट अपोजिट ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब क्या होता है कि अगर मुझे कोई टास्क असाइन किया गया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू डू दैट टास्क। टाइमली वो खत्म हो रहा है कि नहीं, प्रॉपरली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली टास्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इस चीज़ के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नाउ अथॉरिटी भी 2 तरीके की होती है, एक तो अथॉरिटी ऑफ कमांड एंड दूसरा पर्सनल अथॉरिटी होता है, ठीक है।
ओके, नाउ अथॉरिटी बहुत फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, एंड always there should be a balance between authority and responsibility. This is very important line. I think आपको ये एग्जाम में ज़रूर लिखनी चाहिए. So let me explain this. अगर authority responsibility से ज़्यादा होती है, जैसे नेताजी लोगों को दे दी जाती है, तो वो लोगों के पास अथॉरिटी बहुत सारी होती है, पर देखा जाए तो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम रहती है, राइट. तो फिर ऐसे में क्या हो जाता है, जब पावर आपके पास ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आपके टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर क्या होता है कि इंसान घमंड में आ जाता है. इससे क्या होता है कि जो टास्क होता है वो फुलफिल कभी नहीं हो पाता है, ठीक है. क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा है और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, तो क्या होता है, वही करप्शन होता है, चीज़ें सही से हैंडल नहीं होती, ये सारी चीज़ें होती. और वहीं पे जब अथॉरिटी कम होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तब भी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं. ओके, लेट मी एक्सप्लेन. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी हमने एक कंपनी इस्टेब्लिश कर दी. मैंने मैनेजर को बोला है कि ठीक है, हमें ये सेल्स अचीव करनी है, राइट. अब उस सेल्स को अचीव करने के लिए भाई प्रोडक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, पर मैंने उसको वो अथॉरिटी ही नहीं दी है प्रोडक्शन मैनेजर को कि वो अपना प्रोडक्शन खुद से इंक्रीज कर दे. तो अगर उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है कि मुझे ये प्रोडक्शन का स्केल इतना अचीव करना है, तो क्या वो कर पाएगा? नो, बिकॉज उसके पास वो रिस्पॉन्सिबल है, बट उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है चीज़ें कर पाने की, ठीक है. दैट इज वॉट इज मेन बाय अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ थर्ड इज डिसिप्लिन. ऑफकोर्स ये बात है, डिसिप्लिन इज वेरी क्रूशल वेदर इट फॉर ऑर्गेनाइजेशन और एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ. डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि गुड सुपीरियर. यूजुअली क्या होता है कि जो अच्छे सुपीरियर होते हैं ना, वो बहुत फेयर होते हैं अपने एग्रीमेंट को लेकर. डिसिप्लिन से क्या होता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, टाइम पे होती है, और हम जो अपना गोल अचीव करना चाहते हैं वो इजीली अचीव हो पाता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन से कंसिस्टेंसी आती है, एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो या पर्सनल लाइफ में हो या आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसमें भी यू वुड फील दैट कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कंसिस्टेंसी किससे आती है? डिसिप्लिन से, राइट. सो दैट इज व्हाट इज मेंट ओवर हियर. नाउ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि ओके, सॉरी, समथिंग हैपेंड, आई जस्ट डोंट नो व्हाट आई क्लिक्ड. ओके, सॉरी, माय बैड. ओके, सो व्हाट इज मेंट बाय यूनिटी ऑफ कमांड? यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन जो होना चाहिए वो सिर्फ एक सिंगल मैनेजर को ही रिपोर्ट करे, ठीक है. और वो पर्सन सिर्फ सिंगल मैनेजर को ही अकाउंटेबल होना चाहिए. अगर वो ऑर्डर्स भी रिसीव कर रहे तो ऐसे नहीं उसको दो बॉस ऑर्डर देके चले गए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है. नहीं, वो सिर्फ एक सिंगल मैनेजर ही उसको सारे ऑर्डर्स देता हो एंड उसी को वो लेके अकाउंटेबल हो. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. सो यहीं पे यही बताया गया कि इफ़ ही इज़ आस्क्ड टू रिपोर्ट टू 2 सुपीरियर्स, अगर उसको 2 सुपीरियर्स को रिपोर्ट करने को बोला गया तो दैट इज़ इनकरेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए. हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये कि कमांड देने वाला पर्सन एक ही होना चाहिए और वो पर्सन अकाउंटेबल भी हो एक ही को होना चाहिए, राइट. So that is what is written over here. Now unity of direction. What is meant by unity of direction? Unity of direction in short बोलूँ तो हर एक entire organization का एक single goal होना चाहिए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से मैंने कल को लॉजिस्टिक कंपनी खोली है, तो लॉजिस्टिक कंपनी का एक खुद का गोल था कि ठीक है, वाइस एंड वर्सा हम लोग इतना प्रॉफिट अचीव करेंगे और बाय नेक्स्ट मंथ और बाय नेक्स्ट ईयर हम लोग इतना सेल्स अचीव करेंगे, राइट, इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे. सो दैट इज़, और जो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो उसी डायरेक्शन में काम कर रहा हो, ठीक है. दैट इज़ वर्किंग इन दिस दैट सेम डायरेक्शन. तो यही बोला गया है यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नाउ 6 पॉइंट है, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट. ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम्प्लॉई हूँ तो मेरे खुद के ऑब्जेक्टिव होंगे. अगर मैं एक कंपनी में जुड़ी हूँ
ठीक है, तो मैं कंपनी में लेट्स से वर्क कर रही हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट होगा कि भाई मुझे सैलरी टाइम से मिलनी चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, राइट, और या तो कंपनी में मेरा ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे ये बताया गया है। बट अब क्या होता है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि हर एक पर्सन एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ एक कंपनी को ज्वाइन करता है, बट एट द एंड जो भी डिसीजन लेना चाहिए वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को लेके नहीं, उसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बल्कि जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं एक एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम सैलरी मिले, बहुत ज़्यादा सैलरी मिले, ठीक है, मुझे काम भी कम करना पड़े, काम ना के बराबर करना चाहिए, ठीक है, और कंपनी मुझे खिलाती रहे। तो इज़ इट फेयर? अगर तुम देखो अगर आप मैनेजमेंट हो एंड यू हैव एन एम्प्लॉय जो सिर्फ सैलरी ही विड्रॉ करता है बट काम कम करता है, तो वुड यू बी हैप्पी? नहीं, राइट। सो इसीलिए ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे इंटरेस्ट देना चाहिए सभी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उनको भी इंटरेस्ट देना चाहिए, उनको एटमोस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, ठीक है। वर्कर्स हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, डेटर्स हो गए, फाइनेंसर्स हो गए, अथॉरिटीज़ हो गए, कस्टमर्स हो गए, इन सबको प्रायोरिटी में रखना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ अ कंपनी और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। Now coming to the seventh point, that is remuneration of employees. So what does this means कि overall जो employees को सैलरी मिलनी चाहिए या उसको पे या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, वो हमेशा फेयर होना चाहिए, एंड फेयर फॉर हुम, बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे नहीं है कि एम्प्लॉय को ही फेयर वेजेस मिल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉय को ऐसा रेमिनेशन या पे या कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए कि वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाए, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनियां जो एक्चुअली में लोगों को एक्सप्लॉइट कर रही है, वो इतनी सैलरी नहीं देखती हैं कि एक पर्सन अपनी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मीट कर पाए, ठीक है। तो इज इट फेयर? नो, इट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो हमेशा कॉम्पनसेशन या पे ऐसा होना चाहिए कि जिसमें एम्प्लॉयज़ भी खुश हो, एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशन भी खुश हो, ऑर्गेनाइजेशन की भी कैपेसिटी हो कि वो उतना पे कर सके, राइट। सो अगर सिंपल इन शॉर्ट पे हम लोग एक्सप्लेन करें तो रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। नाउ कमिंग टू द एथ, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, वेयर एज डिस्पर्सन। ओके, अगर इन शॉर्ट पे अगर मैं समझाऊँ तो डिसीजन मेकिंग जब सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में होती है, ठीक है, कुछ लोगों के हाथ में सेंटर्ड होती है, ऐसे याद कर लो कि कुछ हाथ सेंटर पॉइंट आ रही है, तो मतलब कुछ छोटा ही होगा सेंटर पॉइंट, राइट। तो अगर कंसंट्रेशन सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में, डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है वो कुछ लोगों के हाथ में, तब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है। वहीं पे जब जो अथॉरिटी होती है वो एक या एक से ज़्यादा लोगों के पास होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम लोगों की वन पर्सन कंपनी है, तो उसमें क्या है कि एक पर्सन सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है कंपनी के सारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, राइट। तो वहाँ पे क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन होगा। वहीं पे आप बड़ी कंपनी में देखोगे तो जो बहुत बड़े या तो बहुत डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? टॉप मैनेजमेंट लेते हैं। अगर उससे छोटे मोटे लेवल का डिसीजन मेकिंग है तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट लेती है कि हाँ चलो ऐसे कर लेते हैं, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ये पैसे यहाँ से नहीं जा रहे तो यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। और वहीं पे जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा डिसीजन मेकिंग होती है कि हाँ यहाँ पे मशीन नहीं लगाते, वहाँ लगा लेते, वहाँ ज़्यादा बेटर रहेगा, राइट। सो वहीं पे यही बात की गई कि जब जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक या एक से ज़्यादा लोग के पास होती है, तब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन होता है। जब अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है वो बहुत कम लोगों के पास होती है, तब क्या होता है? वो सेंट्रलाइजेशन होता है।
ठीक है। यहीं पे बोला गया है, फ्योल ने क्या किया है कि देयर इज अ नीड टू बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विथ मैनेजर रिटेंशन ऑफ द फाइनल अथॉरिटी थ्रू सेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पे ये क्या फ्योल जी क्या कहना चाहते हैं, फ्योल बोलना चाह रहा है कि सबॉर्डिनेट्स जो होते हैं कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। बट हाँ, एट द एंड आप फाइनल अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग की किसको दे सकते हो, सेंट्रलाइज कर सकते हो आप ये चीज़। ठीक है। और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन भी कंपनी के साइज पे डिपेंड करती है। ठीक है। अगर जैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑफकोर्स ये बात है वहाँ ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा एज कम्पेयर टू द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पंचायत का एग्जांपल दिया है, हम लोग ने छोटी या बड़ी कंपनी का दिया है। दैट वुड बी मोर एक्यूरेट। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट स्केलर चेंज। स्केलर चेंज क्या बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर सब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक सब होते हैं, राइट। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब ऐसा कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो बॉटल लेवल मैनेजमेंट के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को। नहीं, देयर शुड बी एन सीक्वेंस कि लोअर लेवल मैनेजमेंट पहले रिपोर्ट करें, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, देन वो लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें, राइट। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्केलर चेन ओवर हियर। नाउ कमिंग टू द ऑडिट। नाउ फ्योल का ये मानना था कि जो पर्सन है, जो पीपल है एंड जो मटेरियल होते हैं वो हमेशा सूटेबल प्लेस पे ही होना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे ना टाइम एफिशिएंसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस, लेट्स से मैंने यहाँ पे मैंने एक कंपनी खोली, ठीक है। लेट्स से मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेटअप किया। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की मशीन अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के बगल में रख दूँ एंड इंस्टेड ऑफ वेयर हाउस या फिर जहाँ पे मैंने फैक्ट्री सेटअप की वहाँ पे जो चीज़ें नहीं प्लेस करके, मटेरियल प्लेस करके वहाँ ना प्लेस करके कहीं और प्लेस कर रही हूँ तो टाइम लगेगा भाई, वर्कर्स यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा, राइट। तो यहीं पे बोला गया कि हमेशा जो पर्सन है एंड जो पीपल होना चाहिए वो हमेशा सूटेबल प्लेस पे ही होना चाहिए। ठीक है। अगर जैसे लेट्स से मैंने पेपर फैक्ट्री सेटअप की है तो जो मैंने फैक्ट्री सेटअप करना चाहिए मुझे ऐसा सेटअप करना चाहिए कि एक प्रोसेस के बाद दूसरे प्रोसेस को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाए। जैसे अगर लकड़ी आ रही है तो बाहर लकड़ी कट रही है, ठीक है, एंड उसके बाद जो भी प्रोसेस हो रहा है वो पहले लेट्स से मैंने फैक्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो फर्स्ट पार्ट में हो रहा है, फिर जो भी लकड़ी से जो भी साफ करने वाला पार्ट है या जो भी है रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है नॉर्मल वुड लॉग से तो वो हो जाए। उसके बाद फिर जैसे पेपर मशीन के अंदर जाती है तो वो उसका ध्यान रखना, फिर उसके बाद पेपर्स की बुक कॉपी भी बनती है, ठीक है। तो वो थर्ड लेवल मैनेजमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारा बुक्स कॉपी वाला सेक्शन है वो बीच में है, नहीं, देयर शुड बी अ फ्लो। ठीक है। तो यहीं पे बोला गया है कि देयर शुड बी अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड देयर शुड बी नो हिंड्रेंस द एक्टिविटी ऑफ बिजनेस और द फैक्ट्री। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी और टाइम एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नाउ 11th पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट इक्विटी। इक्विटी क्या बोलता है कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड फेयरली एज मच एज पॉसिबल। इसका मतलब ये भी है कि हर एक पर्सन, चाहे वो वर्कर हो या मैनेजर हो, वो काइंडलीनेस के साथ डील करे। ठीक है। जो मैनेजर होना चाहिए वो काइंड होना चाहिए टुवर्ड्स देयर वर्कर्स, उनको जस्टिस भी दे। ठीक है। इससे क्या होता है, अगर आप वर्कर्स को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो तो इससे क्या होता है कि वर्कर्स भी लॉयल रहते हैं टुवर्ड्स यू और उनका डिवोशन रहता है। ठीक है। एंड फ्योल इसी चीज़ पे बिलीव करता था, ठीक है। और वो ये भी बोलता था कि जो लेजी पर्सनल है उनको भी इक्वली ट्रीट नहीं करना चाहिए, उनको भी पेनाल्टीज उन पे चार्ज करनी चाहिए जो लोग लेजी है। इससे क्या होता है, इससे ना एक मैसेज पास होता है कि हर एक पर्सन इक्वल है इन आइज ऑफ मैनेजमेंट। इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, लोगों में लॉयल्टी ज़्यादा आता है, ऑटोमेटिकली डिवोशन ज़्यादा आता है। ठीक है। तो यहीं पे ये बात की गई। नाउ 12th पॉइंट है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर होना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब ये कि जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा रखना चाहिए, जो पर्सन हमने सेलेक्ट करके लाए हैं या जिनको हमने अपॉइंट किया है वो उस ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्क करें। क्यों? क्योंकि अगर वो
टास्क परफॉर्म करेगा तो ज़्यादा टाइम तक अगर रहेगा तो ऑफकोर्स ये बात है हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने आज एक नया एम्प्लॉय अपॉइंट किया है, ठीक है, कल को वो 2-4-6 महीने बाद छोड़ के जा रहा है, तो भाई उसको जितना मैंने ट्रेनिंग में टाइम दिया, मैंने जितना टाइम दिया, मैंने एक्सपेंसेस किए, तो वो तो वेस्ट चले गए। सो यही बात बोली जा रही है कि एम्प्लॉय टर्नओवर मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन जो जितना ज़्यादा इंडस्ट्री में या जितना ज़्यादा हमारी कंपनी में टिकेगा, ऑफकोर्स ये बात है उतना ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी, राइट। सो यही बताया गया है। उसके बाद फिर ये भी कहा गया है कि दे शुड बी गिवन अ रीजनेबल टाइम टू शो रिजल्ट। ऑफ कोर्स ये बात है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रेशर हायर किया तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स उसको समझ ही नहीं आएगा एग्जैक्टली वो क्या रहा है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑटोमेटिकली तुम देखोगे विद इन 20 days और मे बी आफ्टर 1 month और 2 months वो ऑटोमेटिकली उसकी जो वर्क एफिशिएंसी वो इंक्रीज होती दिखेगी, वो भी एक्सपोनेंशियल रेट पे। तो यही बताया गया है, ठीक है। थर्ड है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि जो वर्कर्स होता है, जो वर्कर्स लोग होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, अपने प्लान्स में, ठीक है। यही फ्योल जी ने बोला है। इनिशिएटिव का मतलब ये होता है कि वर्कर्स खुद से सेल्फ मोटिवेट होके इनिशिएटिव ले, और जो मैनेजमेंट होती है वो लोगों के, वर्कर्स के वो जो इनिशिएटिव होती है उसको भी अप्रिशिएट करे, ठीक है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा इनिशिएटिव लेने से क्या होता है कि कंपनी अच्छी होती है। एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, एफिशिएंट होती है, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक वर्कर हूँ, मुझे पता है कि मशीन ख़राब हो रही है, बट अगर मैं इनिशिएटिव लेती हूँ और मैनेजमेंट को मैं बताती हूँ कि ये मशीन अच्छी नहीं है, इन केस इसके जगह पे आप ये वाली मशीन ले लीजिए, तो क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट मेरे इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती है तो फिर क्या होता है कि उनने लेट्स से मशीन बदल दी, राइट। तो अब अगर अच्छी मशीन आ गई तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, राइट। तो यही चीज़ बोली गई है कि सेल्फ मोटिवेट होकर भी वर्कर्स को खुद आगे आना चाहिए और मैनेजमेंट को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे क्या होता है, एफिशिएंसी आती है, लॉयल्टी ज़्यादा आती है, ठीक है। जब आप अप्रिशिएट किए जाते हो तो ऑफकोर्स सी बात है आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है। आपका जो वर्क करने में जो मन होता है वो ज़्यादा लगने लगता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज दैट इज एस्पिरिट डीकॉप्स। इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट को खुद में टीम स्पिरिट बिल्ड करनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़। ऐसे नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से चल रही नहीं, देयर शुड बी नो आई। मैनेजर्स में स्पेशली एक आई वर्ड नहीं होना चाहिए, उनके अंदर होना चाहिए वी वाला मतलब क्या कि मैनेजर्स के अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको एज अ फैमिली ट्रीट करें, वो उसको एज एन अ ग्रुप, एज एन अ टीम उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। इससे क्या होता है कि मॉरल ट्रस्ट बिल्ड होता है और बिलोंगिंगनेस बिल्ड होती है। इससे क्या होता है कि जो पेनाल्टीज़ की नीड होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। नाउ दीज आर 14 प्रिंसिपल, दैट इज डिविजन ऑफ लेबर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज डिफाइन मैनेजमेंट, ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रोसेस विद द सूटेबल एग्जाम्पल। सो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली नाउ व्हाट इज the second question is define management and also describe its process with suitable example. ना मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जो मैनेज करता है मैनेजर्स को, मैनेज करता है वर्कर्स को और वर्क भी मैनेज करता है, राइट। सो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय मैनेजमेंट इन शॉर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट का बेसिकली क्या काम होता है कि मेंटेन करे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे सारे इंडिविजुअल एक साथ ग्रुप में आके परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में आके कैसे परफॉर्म करें, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल, ठीक है, वही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। नाउ मैनेजमेंट, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो मैनेजमेंट प्रोसेस में
पांच चीज़ें आती है, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। स्टार्टिंग विद प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग डिसाइड करें व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एडवांस में पहले से डिसाइड हो जाते हैं कि हम लोग क्या करेंगे और कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी स्टार्ट की है तो रैंडमली मैं प्लान करूँगी कि ठीक है हम लोग कितना सेल करेंगे एंड कैसे सेल करेंगे। हम लोग नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, हम लोग ट्रेंडिंग चीज़ें करेंगे, हम लोग जेंजीज को इन्वॉल्व करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो राइट यहाँ पे यही बोला गया कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली पहले से डिसाइड कर लेना ना। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्लानिंग करता है ब्रिज करते हैं, जो मतलब जो गैप होता है ना, कि हम लोग जहाँ पे है और हम लोग जहाँ जाना चाहते हैं उसके बीच में जो गैप होता है ना, वो ढक देता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्लैरिटी आ चुकी होती है कि हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोग को पता तो है कि हम लोग को क्या करना है, बट कैसे करना है इस चीज़ के बारे में हम प्लान करते हैं, इसलिए प्लानिंग इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से बहुत से बच्चे कैट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो प्लानिंग क्या होगा कि ठीक है मैंने डिसाइड तो कर ली कि मुझे कैट करना है, मुझे इतना सो एंड सो परसेंटाइल अचीव करना है, बट कैसे करना है, तो वो प्लानिंग होती है। ठीक है, मैं टाइम टेबल प्रिपेयर करती हूँ कि मैं इतने से इतने बजे बैठूंगी, पढ़ूंगी एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट रिक्वायर्स टेकिंग डिसीजन। ऑफकोर्स हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के पास होता है कि वो लोग बहुत सारा मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, और एल्स उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि इंस्टेड ऑफ मार्केटिंग करने के लिए हम खुद से जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी रीब्रांडिंग करें, ताकि लोग खुद ही अट्रैक्ट हो के आए। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ टॉक्ड अबाउट ओवर हियर। ठीक है, प्लानिंग का फिर क्या होता है? प्लानिंग का एक और मतलब होता है कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान टू अचीव देम। यही हमने डिस्कस किया था कि हम लोग एक्शन प्लान प्रिपेयर करें कि कैसे हम लोग अचीव करेंगे। now it is concerned with the both ends and mean. ठीक है, how what is to be done and how is to be done. The plan that is developed has to be given a time frame. of course ये बात है, टाइम फ्रेम देना चाहिए। टाइम फ्रेम देने से क्या होता है कि जो टास्क होता है हम लोग बहुत जुडिशियली करते हैं। जैसे मैंने डिसाइड कर लिया चलो कैट दे रहा है, बट मैंने डिसाइड ही नहीं किया कि मुझे कैट एग्जाम कब देना है, तो मैं क्या प्रॉपरली प्लान कर पाऊंगी? नहीं प्लान कर पाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे नेक्स्ट ईयर कैट देना है, तो ऑफकोर्स ये बात है मुझे अभी ही स्टार्ट करना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, वहीं पे अगर मैं सोचूं नेक्स्ट 2 ईयर में दूंगी, तो ऑफकोर्स ये बात है मेरा प्लान अलग होगा। मैं फर्स्ट 6 मंथ में डिवोट करूँगी सिर्फ रीडिंग को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इससे मैं VRC कर रही हूँ। ठीक है, वहीं पे अगर मेरे पास टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, तो ऑफकोर्स ये बात है मैं रीडिंग पे ध्यान ना देके डायरेक्टली RC पैसेजेस उठा के सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। राइट, तो यहीं पे बोला गया है कि इफ़ अ टाइम फैक्टर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन और द कंडीशन इन द एनवायरनमेंट में चेंज एंड द बिजनेस प्लान में गो इन वेस्ट। यहीं पे बोला गया। और प्लानिंग क्या है? प्लानिंग एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट एक्टेड अपॉन और इम्प्लीमेंटेड। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि प्राइमरी फंक्शन होता है, परवेसिव होता है, मतलब सब जगह प्रेजेंट होता है, हर जगह रिक्वायर्ड होता है। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेली प्लानिंग होती है। फ्यूचरिस्टिक है, हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, चॉइसेस हम लोग करते हैं। उसके बाद जो प्लानिंग होती है वो मेंटल एक्सरसाइज होती है और इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज होती है। राइट, नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। So the management function of the organizing ensure that the efforts are directed towards the attainment of the goal. बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमने प्लान डिसाइड किया ना उसको अटेन कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी हम लोग वर्क को प्लान करते हैं या फिर हम लोग जो भी रिसोर्सेज वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, किसके टुवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इन शॉर्ट टर्म मीन्स प्लान इनटू एक्शन। जो भी हमने प्लान प्रिपेयर किया उसको हम लोग एक्शन में लाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कैट करना है, मेरे पास अभी यही एग्जांपल आ रहा है। ठीक है, सो अगर इनकेस मुझे कैट करना है तो मैं क्या करूँगी? ऑफकोर्स ये बात है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करूँगी? मैं बुक्स लेके आऊँगी कैट की। फॉर एग्जाम्पल अगर अरुण शर्मा की बुक अच्छी है तो मैं अरुण शर्मा की देखूँगी, नहीं तो RD शर्मा की अच्छी है तो RD शर्मा की देखूँगी। राइट, सो यही चीज़ बोली गई। Now organizing is essentially implies that coordinates human efforts.
ऑर्गेनाइजिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं उनको असेंबल करना, जो भी रिसोर्सेस लगते हैं उनको असेंबल करना। अगर हम लोग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि हम लोग डिसाइड करें, ऑर्गेनाइज करें कि हमें इतने रिसोर्सेज चाहिए, हमें इतना कैपिटल चाहिए, हमें इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, हमें इतना प्रोडक्शन चाहिए, हमें इतनी बड़ी फैक्ट्री चाहिए। यही सब सारी चीज़ें क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, डिविजन ऑफ वर्क होता है। ठीक है, हम लोग डिसाइड करते हैं कि मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको सौंपेंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसको देंगे। कोऑर्डिनेशन एंड अलाइनमेंट होता है, सभी डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ काम करेंगे। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप में एफर्ट्स मार रहे हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग, सॉरी यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है। थर्ड पॉइंट होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म्स में बोले तो क्या होता है, पुटिंग पीपल टू द जॉब्स। ठीक है, फिर ये कहाँ से बिगिन करता है, दैट इज़ वर्कफोर्स प्लानिंग होता है, डिफरेंट फंक्शन जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये सारी चीज़ें क्या होती है, किसका पार्ट होती है, स्टाफिंग का पार्ट होती है। और अगर स्टाफिंग को इन शॉर्ट वर्ड में बोले तो हम लोग स्टाफिंग का मतलब ये होता है कि एक एक्चुअली में डिजर्विंग कैंडिडेट को हम लोग टास्क दे रहे हैं। ठीक है, वही बेसिकली होता है स्टाफिंग। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फाइनेंस में, मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक जॉब पोजीशन खाली, तो मैं फाइनेंस में किसको रखूँगी, ऑफकोर्स सी बात है मार्केटिंग के पर्सन को उठा के फाइनेंस की जॉब तो नहीं दूंगी। ऑफकोर्स सी बात है मैं किसी CA को ढूंढूंगी, मे बी CFA और ACCA, और मे बी हम लोग किसी BCom एम्प्लॉयज़, BCom वाले को भी रख सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ें बताई गई है ना। कैरेक्टर सेट क्या होता है कि पीपल सेंटरिंग होती है। ऑफकोर्स सी बात है पीपल सेंटरिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को ही तो एम्प्लॉय कर रहे हैं, राइट। एंड परवेसिव मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑफकोर्स सी बात है। कंटिन्यूस एंड ऑनगोइंग एक्टिविटी होती है। लोगों को लगता है स्टाफिंग वहीं पे ख़त्म हो जाती है जब हम लोग ने अपॉइंट कर दिया है एक पर्सनल को, नहीं, स्टाफिंग वहाँ पे नहीं ख़त्म होती है। स्टाफिंग में एक्चुअली में ग्रोथ पे, एम्प्लॉयज़ के ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट पे ध्यान देना, उसके रिटेंशन मेक श्योर करना भी क्या होता है, स्टाफिंग का पार्ट होता है। ठीक है, यहीं पे हमने एग्जाम्पल भी दिया है कि CFO है वो प्रॉफिट मैनेज करता है, तो हम लोग हाईली स्किल्ड सेल्स डायरेक्टर को लाएंगे, राइट। ओके, ना उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इम्पोर्टेंस देता है किसको, जो दूसरों को लीड कर सके। डायरेक्टिंग का मतलब वही होता है कि दूसरों को लीड करना, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, अपने सबॉर्डिनेट को या अपने जो उनके अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करना ताकि वो मोटिवेटेड हो सके, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। तो वही उसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग होता है। नाउ इन ऑर्डिनरी सेंस डायरेक्टिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग पीपल एंड डूइंग देयर वर्क। इसके कैरेक्टर्स क्या है, इनिशिएट एक्शन, टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूस प्रोसेस, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ह्यूमन सेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट है दैट इज कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो भी हमने प्लान्स बनाए थे, क्या वो प्लान्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उसका इफेक्टिव एक्सरसाइज करना, उसी को बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग। ठीक है, हम लोग बेसिकली इन शॉर्ट अगर बोले तो इंश्योर करके रखना कि जो भी एक्टिविटीज़ हमने प्लान की थी क्या वो उसका परफॉर्मेंस एज पर प्लान जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ को इंश्योर करने का मतलब ही होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग बेसिकली मेक श्योर करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, जैसे प्लानिंग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, सिमिलरली कंट्रोलिंग भी है। कंट्रोलिंग परवेसिव होता है, सब जगह होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कंट्रोलिंग सभी मैनेजर का प्राइमरी फंक्शन होता है। एक्चुअली मैनेजर्स अपॉइंट ही इसलिए किए जाते हैं कि ताकि वो अपने अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंट्रोल कर सके, उनको गाइड कर सके, राइट, वही बोला गया है। ओके,
नाउ कंट्रोलिंग के कुछ कैरेक्टर सेट्स गोल ओरिएंटेड होता है, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, बैकवर्ड लुकिंग। मतलब फॉरवर्ड इसलिए क्योंकि हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि हमें ये प्लान गोल अचीव करना था। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक क्या हमने कुछ किया है, हम कोई गलती कर रहे हैं क्या नहीं, हम लोग डिस्क्रिपेंसीज चेक करते हैं। तो यही चीज़ बोली गई है कि ये बैकवर्ड लुकिंग भी है ना। परवेसिव फंक्शन ऑफकोर्स ये बात है, हर जगह अप्लीकेबल होता है, हर जगह, राइट। कंटिन्यूस होता है कंट्रोलिंग, ऑफकोर्स ये बात है, आज मैनेजर ने आपको चीज़ें बताई तो अगले दिन वो चेक करने आएगा, राइट। तो ये कंटिन्यूस ही रहता है, चलता ही रहता है। ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। एक्शन ओरिएंटेड हमने क्यों बोला है, क्योंकि अगर कोई चीज़ें गलत हो रही तो उसके टूवर्ड्स हम लोग करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मशीन के कारण हमारा लॉस हो रहा तो उस मशीन को रिप्लेस करके नई मशीन लाना, ये क्या हुआ, करेक्टिव एक्शन हो गया। और ये क्या हो गया, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो बस यहीं तक था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खत्म। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिव एग्जाम्पल। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि राइट और पावर टू गिवन टू द मैनेजर टू मेक डिसीजन, गिव ऑर्डर्स एंड कमांड सबॉर्डिनेट्स, ठीक है। अथॉरिटी क्या होता है, डाउनवर्ड्स होता है, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट आता है, मैनेजर टू एम्प्लॉय आता है, राइट। एंड फिर क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहाँ से आती है, अथॉरिटी अराइज होती है फॉर्मल पोजीशन से, ठीक है। एक पर्सन को जो बड़ी पोजीशन में होता है ऑफकोर्स उसको ज़्यादा अथॉरिटी होती है, राइट। एंड अथॉरिटी कैन बी फुली डेलीगेटेड टू समवन एल्स इन द लोअर हायरार्की, ठीक है। मतलब अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझो। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी काम हमें मिला है वो काम हम लोग करवा पाए, इसका ये बेसिक टास्क ऑफ मैनेजर होता है, इसे ही अथॉरिटी बोलते हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ऑब्लिगेशन होता है एम्प्लॉयज़ का कि जो भी उसको टास्क असाइंड है उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली टास्क को कंप्लीट करें। इस ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की टुवर्ड्स फ्लो करती है, ठीक है। जो मैनेजर रहता है वो कमांड करता है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय क्या होते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि ठीक है हमारा ये काम हो गया, मैंने ऐसे काम करके दिया। तो ये क्या होता है, ये अपवर्ड के टुवर्ड्स फ्लो करता है, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किससे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सुपीरियर और एक सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप की। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई मैनेजर ही नहीं है, मैं किसी को अकाउंटेबल ही नहीं हूँ, तो क्या रिस्पॉन्सिबल रहूँगी, मैं नहीं रहूँगी, राइट। तो यही वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है। उसके बाद डेलीगेट, क्या हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुली डेलीगेट कर सकते हैं, नहीं, हम लोग फुली डेलीगेट नहीं कर सकते। हाँ, हम थोड़ा बहुत काम अपने अपने असाइनर या किसी एक पर्सन को दे सकते हैं, बट नॉट कम्प्लीटली, राइट। उसके बाद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी टास्क हमें असाइन होता है उसको प्रॉपरली फुल डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करना या एग्जीक्यूट करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 आप चेक कर सकते हैं, उसमें हम लोग ने आगे के कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस किए। ओके, थैंक यू।